सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। तो नाज़रीन, हमारी जो इस प्रोग्राम की पहली टॉप स्टोरी है वो है रिव्यू जजमेंट एक्ट से मुतालिक। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नज़रसानी कानून को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कालादम करार दे दिया। अदालत उज़्मा के तीन रुकनी बेंच ने अपने मुतफ़िक़ा फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट को भी हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के मुताबिक अहम फैसला असेंबली तहलील होने के दूसरे दिन सामने आया। मुतफ़िक़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम खत्म कर दी। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने कहा कि पार्लियामान ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, जबकि किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। तहरीरी फैसले में 30 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का सेक्शन 2 आइन के आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं, और असूल है कि अदालत में सबसे पहले तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नज़रसानी का दायरा अख्तियार इस असूल के साथ जुड़ा है। केस के फैसले के हवाले से अपने साथ बैठे पैनलिस्ट से बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह छुट्टियाँ चल रही हैं, तातीलात चल रही हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो ऐसे ही हमारा जो 3 रुकनी पैनल है आज, उसमें से 2 जो रुकन हैं वो आज छुट्टी पर हैं, और आज इस जो पैनल है उसकी सरबराही समी इब्राहिम साहब करेंगे। समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। समी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक अहम एक्ट जिस पर लग रहा था कि पार्लियामान ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसको उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, आप भी वहाँ पर मौजूद रहीं और सुप्रीम कोर्ट में मैं भी जब इसकी समाअत थी तो वहाँ पर रहा। जो फ़ैसला आया वो कोई गैर मुतवक्को फ़ैसला नहीं था, और हमें ये नज़र आ रहा था कि जो जजेस के सवालात हैं वो उनके जवाबात अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई उस तरह से नहीं थे कि जजेस हमें मुतमईन नज़र आएँ। और ये फ़ैसला मेरे हिसाब में लेट आया। देखें, जून में इसको महफूज किया गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते थे, अब ये एक स्पेकुलेशन थी कि जिस वक्त गवर्नमेंट चली जाएगी तो उसके बाद ये सारे फैसले आएंगे। और मुझे लगता है कि जो रिव्यू एक्ट है इसका फ़ैसला आया, इसके बाद और भी बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से मुझे बड़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रहा है। ये हमारा फोरम अगले 1-2 हफ्तों में मज़ीद भी फ़ैसले आ सकते हैं, लेकिन इस फ़ैसले ने, जो ये रिव्यू एक्ट वाला फ़ैसला है, इसने मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनको खासा परेशान किया। और हमने उधर सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, जो थोड़ा मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दी करने वाले हमारे अपने कोलीग हैं, वो भी बेचारे, उनके भी थोड़े मुँह ज़रा थोड़े लंबे हुए थे, कद्दू बन गए थे। लेकिन बहरहाल अब ये तो अदालत का फैसला है, उन्होंने इसको उड़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। ठीक हो गया। समी साहब, ठीक 2 रोज़ असेंबली की तहलील के बाद ये फैसला जारी करना, आपको क्या लगता है वक्त काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस मामले में? देखिए, ये बातें आ रही थी, वकला हजरात ये बातें कर रहे थे, हमारी तो जजेस तक एक्सेस होती नहीं है, लेकिन वकील ये कह रहे थे कि एक सोच शायद बेंच में ये चल रही है बहुत सारे इश्यूज़ पर कि जिस तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं इनिशिएट हुई एक और मुकदमे में, कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती कि अब फिर दोबारा ये बात कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। तो इसलिए रिस्ट्रेन शो किया बहुत ज़्यादा, बल्कि इस हद तक रिस्ट्रेन शो किया चीफ जस्टिस साहब ने कि क्रिटिसिज्म भी हुआ उन पर कि ये जो सारा खिलफशार है इस वक्त, ये जो सारा मामला है, बिगड़ा हुआ मामला जो नज़र आता है, उसमें अगर अदलिया ने स्टेप बाय स्टेप सही टाइम पर सही फैसले, मजबूत फैसले किए होते तो शायद आज हम इन हालात में ना फंसे होते। बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये जो 2 दिन हैं बड़े अहम हैं, और मुझे लग ये रहा है कि इंतज़ार किया गया कि पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद ये फ़ैसले अनाउंस किए जाएं। तो ये बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। सही। जुल्करनैन इकबाल,
जब ये केसेस सुने जा रहे थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को कायल करने की बारहा कोशिश की, कुछ ऐसे नुकात थे जिस पर अटॉर्नी साहब की तरफ से वक्त भी लिया गया कि मैं इन पर कुछ जो मज़ीद तरामीम है उनके हवाले से सोचो विचार कर सकता हूँ। अब क्या होगा? लाइक अभी देखा जाए तो पार्लियामान उस तरह से है नहीं है, इसको कौन कैसे लेके जाएगा, किस तरह से इसको प्रोसीड किया जाएगा मज़ीद? देखिए नीलम, जो वक्त मांगा गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मांगा गया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट में उन्होंने टाइम नहीं मांगा था। उन्होंने ये कहा था कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट बाद में आया है इसकी दो शिकें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समात में ही उन्होंने ये इस्तदा की थी कि हमें इनकी ओवरलैपिंग को ठीक करने के लिए, इनको हार्मोनाइज करने के लिए टाइम दिया जाए। वो अदालत ने दे दिया था क्योंकि बेंच के एक रुकन भी उस दिन दस्तयाब नहीं थे। एंटी रूम में ये हेयरिंग हुई थी और उनको टाइम दे दिया गया था। अब असम्बली ख़त्म हो चुकी है, तो अब जब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा अपनी छुट्टियों के बाद वापस आएंगी, अवेलेबल होंगी, तो 8 रुकनी बेंच पूरा होगा और फिर वो बेंच इसकी आगे से समात शुरू करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। जहाँ तक बात है ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट की जिसके ऊपर भी बात हो रही थी, ये एक सरप्राइज़ था सुप्रीम कोर्ट के लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए भी, क्योंकि ये कानून इस अंदाज में पास हुआ कि जब अटॉर्नी जनरल ने इसका गजट नोटिफिकेशन सामने अदालत के पेश किया, जजेस भी हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हुआ, अचानक से एक कानून खुफिया तौर पे सामने आ गया। बिल्कुल। और जो हमारे पार्लियामानी रिपोर्टर्स हैं उनके भी बिल्कुल, पार्लियामानी रिपोर्टर्स को भी किसी को नहीं पता था। जब हम लोगों ने अपने दफातर से चेक किया, हमें भी ऑफिस से कॉल देंगे कि ये कौन सा लॉ बन गया है, तो पार्लियामानी रिपोर्टर्स की अक्सरियत भी लाइल्म थी इस चीज़ से। बड़ा सीक्रेट वे में इसको पास किया गया था। इवन कि जब सदर ने इसकी असेंट दे दी, सदर ने इसकी तौसीक कर दी, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया वजारत कानून से, वहाँ से भी हमें भिनक भी नहीं पड़ने दी गई कि इस किस्म का कोई कानून बनाया गया। तो जजेस वर टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज जो 3 जून को गालिबन इन्हें दिया गया था, 3 जून को हेयरिंग शुरू हुई इसके ऊपर, ये 27 जो है ना मई को ये सरप्राइज दिया गया था अदालत को। उसके बाद 3 जून को इसकी हेयरिंग शुरू हुई, 19 जून को फैसला महफूज हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने अब अनाउंस किया है। समी साहब जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट से रिएक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सर में खारिज भी करते थे ना कुछ जज, तो पार्लियामेंट से करारदाद पास हो जाती थी कि जजों को सर में खारिज नहीं करनी चाहिए, जजों को आटा गूंदते हिलना नहीं चाहिए, जजों को जनाब मुँह नहीं धोना चाहिए, वो जज ही किया जो सुबह उठ के ना आए। इस किस्म की बातें भी करारदादें होना शुरू हो गई थी पास। तो शायद उस वजह से जजेस ने भी कहा कि चलें ये अपना टाइम पूरा कर लें, उसके बाद फिर हमारा भी वैसे टाइम चीफ साहब का ही पूरा होने वाला है। लेकिन जाने से पहले जैसे उन्होंने बहुत जोर लगाया कानून साजी का रिकॉर्ड कायम किया, तो शायद अब फैसलों का रिकॉर्ड कायम हो कि जितनी जल्दी में आ रहे हैं। और जो मुझे आप ये बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग ट्रकों में बैठकर आ जाएं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने प्रोफेशनल काम, मतलब मैं वहाँ पर मौजूद था और जो उमर अताब बंदयाल साहब को जो गालियाँ दी जा रही थी वो मैं सुन रहा था, तो वो जजेस अपने चेम्बर्स में सुन रहे थे और फिर कोई वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी सिवाय छोटी मोटी जो पुलिस थी कोई हमने को बड़ी वहाँ पर नहीं देखी। और नज़र ये आ रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले का कोई नोटिस लिया गया तो वो जो सारे लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएंगे, हवा बोल देंगे। तो मुझे बताइए फिर जज साहब इंतज़ार नहीं करेंगे पार्लियामेंट के नेचुरल डेथ का? बिल्कुल। देखिए उस दिन भी समीर साहब जब ये सब लोग रेड जोन में पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने स्टेज लगाया, तो जिस तरह से सरीना चौक से वो गेट फलांग के लोग अंदर दाखिल हुए, इस्लामाबाद पुलिस सरीना चौक खोल दिया गया था। एक मौलवी साहब ने गेट वो कूदे, उसके बाद अंदर से आके उन्होंने खोला और फिर मैं आपको बाकायदा वेलकम किया गया था कि वो बाकायदा पुलिस की गाड़ियों में आए थे वो। सर वो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस रिलीज बड़ी इंटरेस्टिंग जारी की, तो उन्होंने कहा जी मुजाहिरीन ने खिलाफ वर्जी तो की है, 144 के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन उन पर नजर रखी जा रही है कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमें यकीन है कि ये कोई हंगामा नहीं करेंगे। और इससे ज्यादा हंगामा क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके जजेस को गालियां निकाली जाती हैं, स्पीकर्स पे और जो हुकूमती अहदेदारान और जो वकला हैं कामरान मुर्तजा साहब या दीगर, वो लोग साथ खड़े हुए हंस रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, उनका साथ दिया जा रहा था बाकायदा तौर पर। तो डेफिनेटली जो टाइमिंग है वो इट रियली डज मैटर कि जिस टाइम में इसको रिलीज़ किया गया इस फैसले को, बिकॉज जिस टाइम में ये सब चीज़ें चल रही थी उस टाइम तो उसी जो अदालत है उसके बाहर बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़ी बड़ी उनको गालम गलौज की गई। आखिरी बात करूँगा इस हवाले से कि
अदलिया के साथ, ना अदलिया का काम है सियासत करना, ना हुकूमतों का काम है, पार्लियामेंट का काम है अदलिया के साथ सियासत करना। जब आप अदलिया के साथ सियासत करेंगे तो जवाब में फिर थोड़ी सी सियासत वो भी करेंगे, ये उसी सियासत का कह लें कि जवाबी वार। और इस चीज़ का इजहार तो चीफ जस्टिस उमरता बिन दयाल साहब बहुत मौक़ों पर कर चुके हैं कि ये हुकूमत है जिसकी वजह से जजेस में दरार आई है, जजेस में इस तरह की चीज़ें या इख्तलाफात डालने की कोशिश की गई है हुकूमतों की तरफ से। तो लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा, आपने जो फिक्र, आप क्योंकि बड़ी कोर्ट रिपोर्टर हैं और माशाल्लाह बड़ी संजीदा और बड़ा मोहतात लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, तो हम तो वो अहले सफ़ा मरदूद हरम, तो हम पर तो इल्ज़ाम ही इस बात का है। इतने भी कोई छुन्ने काके नहीं है पाकिस्तान के लोग कि किसी ऐसे आदमी को जिसका मनसब ही वो 50 साल की उम्र के बाद वहाँ पर वो पहुँचे, उसको कोई वरगला के तो कोई उससे कोई ऐसी बात करवा ले। आदमी जो काम करता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए तारीख़ जो है वो हर चीज़ को लिखती है, तारीख़ में वो महफूज हो जाता है। और आज भी हम जस्टिस कार्नेलियस की बात करते हैं, जस्टिस मुनीर की बात करते हैं, फिर हम वो नसीम हसन शाह की बात करते हैं, इसके साथ हम आसिफ सईद खान खोसा की बात करते हैं। तो अभी जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जजेस के नाम भी लिखे जाएंगे तारीख़ में, उनके अपने कामों के हवाले से, उनके एक्शंस के हवाले से, फैसलों के हवाले से उनको याद रखा जाएगा। और कौमों की जो तकदीर है उसमें ये फ़ैसले बहुत अहम होते हैं, ख़ास तौर पर इन क्रूशल स्टेजेस पे। पिछला जो 16 महीने का ये दौर है जिसमें ये तो आके हुकूमत ये दावा करती है कि जनाब हमारे दौर में तो कुछ नहीं हुआ, जर्नलिस्टों को अगवा किया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, किस किस का मैं नाम लूँ, किस किस इदारे के सहाफ़ी का मैं नाम लूँ। तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उसमें हमारी अदलिया क्या करती रही। आप इफ्तिखार चौधरी साहब से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रिट थी वो रिट उन्होंने बरकरार रखी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा इशू है। अब हिस्ट्री इसको जज करेगी। मैं तो एक बहुत ही इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस हवाले से कोई बात कर सकूँ, लेकिन जो हमने देखा, जो बाहर आके देखते थे, जो अदालतों के अंदर देखते थे, वो ऐसा लगता था कि एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। देखिए समीर साहब, 300 मोटो मैं आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया। 300 मोटोस। एक वो इफ्तिखार चौधरी साहब का जो उन्होंने रेंटल पावर केस में लिया था। ठीक है कि उसमें करप्शन बड़ी थी, सारा कुछ था, लेकिन जिस अंदाज में उसको प्ले अप किया सुप्रीम कोर्ट ने करके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चलेगी और अरबों डॉलर का हमें वहाँ से जुर्माना फेस करना पड़ गया, मिन्नत तरले करके माफ़ कराते रहे। दूसरा था ये एक क्या कहते हैं, रिसेंटली जो रेकॉर्डिंग वाला था, इसमें भी 10 अरब डॉलर की, हमें 1 अरब डॉलर के लिए ड्राइवर बनने होते थे दोस्त ममालिक के, कि 1 अरब डॉलर दे देंगे शायद हमारा मीशे चल पड़े। 10 अरब डॉलर हमारे सर पे लटक गए थे। वो तो बड़ी मुश्किल से तमाम इदारों ने मिल के वो एक एफर्ट की और अल्लाह ने मेहरबानी की और वो अब रेकॉर्डिंग का मुआहदा हो गया। बड़ी औखी जान छोटी उससे, वरना वो देने पड़ जाते तो हम कहीं के ना रहते। तीसरा ये जो 100 मोटो लिया गया था कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे, ये जो नेशनल डिफेंस के जो कोर्सेज के जो जाते हैं शुरका रूटीन में सुप्रीम कोर्ट में हर बैच मुलाकात करने जाता है, मुख्तलिफ इदारों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी वो मिलते हैं। उनसे मेरी इतला है कि एक मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, बंदयाल साहब ने, आप देख लें आज जो मुल्क में तब्दीली गवर्नमेंट की आई है वो हमारे 100 मोटो की वजह से आई। फिर बाद में उनको उनके साथियों ने कहा सर जी ये करने वाली गल नहीं है। उसके बाद उन्होंने मजीद किसी को ही नहीं कहा। तो ये 300 मोटो हैं जो अदलिया के ऊपर एक वैसे तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन 3 ये वो हैं जिन्होंने काफ़ी नुकसान। अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये बात बड़ी आपने अहम की, तो मैं इस पर सिर्फ ये बात करना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब का, उनका बहुत सारे कामों को मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर केयर टेकर्स जो बाहर से मुसल्लत किए जाएँ, अगर वो ऐसे मुआहदे कर जाएँ पाकिस्तान के मादनियात के हवाले से कि जिससे पाकिस्तान को कुछ हासिल ना हो रहा हो, तो क्या पाकिस्तान के लोगों का ये हक नहीं है कि वो उसको देखें? और दूसरी बात ये एक बड़ा अहम सवाल है। अभी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अभी भी तो बहुत सारे मुआहदे किए जा रहे हैं मादनियात के हवाले से, तो क्या वो ट्रांसपेरेंटली किए जा रहे हैं? अब अगर कल इन मुआहदों की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कोई सवाल उठ जाए, किसी ऑफिशियल ने नीचे कुछ घपला कर लिया हो, तो क्या उसकी सज़ा पाकिस्तानी कौम को मिलेगी? किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो नोटिस लेना आप आज तक जो IPPs के जो एग्रीमेंट हैं जिसमें आप बिजली
कैपेसिटी एग्रीमेंट, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हमने उनको हम दे रहे हैं। उन्होंने कोई अपनी जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पावर प्लांट्स की, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, किसी को चीज़ को अपडेट नहीं किया, और हमसे वो पाकिस्तानी कौम की हड्डियों से वो पैसे निचोड़ रहे हैं। तो क्या उसको रिविज़िट हम नहीं कर सकते? मुझे ये आप देखें हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई आदमी कहता है कि जी आपने किसी की रिट को चैलेंज किया है, बिल्कुल आपको उस किसी इदारे की रिट को नहीं चैलेंज करना चाहिए, लेकिन अगर वो सही फंक्शन कर रहा हो। बिल्कुल, अगर इंसाफ देने वाले इदारे इंसाफ नहीं देंगे तो जुल्करनैन लोग कहाँ जाएंगे? एक बड़ा सवाल है, उसको एड्रेस करना ही नहीं इदारों का काम है। IPPs के हवाले से एक छोटी सी बात कर दूं, 2019 में साकिब निसार साहब ने जाते जाते आखिरी 100 मोटो ये लिया था कि जी अरबों रुपए की जो है ना वो अदायगी हो रही है कैपेसिटी पेमेंट की मद में, जबकि काम भी कुछ नहीं हो रहा। वो बिजली भी नहीं उनसे ले रहे, उनको पैसे क्यों दे रहे हैं? उमर अयूब साहब उस वक्त नए नए वजीर पानी और बिजली बने थे, PTI की गवर्नमेंट आई थी जब। तो उमर अयूब साहब को तलब किया गया, वो आए, उन्होंने कहा जनाब ये मुआहदा बिल्कुल ठीक है। जजेस ने कहा बगैर बिजली लिए पैसे दे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर हम नहीं देंगे, सिर्फ उस वक्त उनको रखेंगे कि जनाब बाबा आपने बिजली बनाई है तो पैसे दे दे, वरना नहीं तो इस तरह कोई भी काम नहीं करता। कोई पैसे देने ही पड़ेंगे। जब सारे मिल के उनको ठीक कह रहे हो तो फिर आगे जज क्या करेंगे? मेरे ख्याल में वही बात है जब समी साहब ने कही कि डेफिनेटली जो मौरिख है वो जब तारीख लिखेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ पे कुछ अच्छे फैसले हैं तारीख में तो डेफिनेटली कुछ फैसलों से अवाम भी इख्तलाफ करती है, लेकिन देखा ये जाएगा कि मौरिख क्या लिखेगा। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम की जो दूसरी टॉप स्टोरी है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। चलते हैं प्रोग्राम की दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ से जो है इलेक्शन से मुतालिक। जी हाँ नाजरीन, जनवरी 2023 में सुबह पंजाब में PTI के इस्तीफों के बाद असम्बली तहलील कर दी गई थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को स्पीकर पंजाब असम्बली की दरख्वास्त पर सूबे में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म पर नजरसानी करने की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। यूँ मामला लटक गया, अदालत में केस की समाअत होती रही। 14 मई भी गुजर गया लेकिन इलेक्शन ना हो सका। यूं पंजाब में निगरां हुकूमत को बागडोर संभालने के लिए 7 महीने हो चुके हैं। गुज़श्ता दिनों 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई के इंतखाबात कराने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। अदालत ने मामले को गैर मौसर करार देते हुए स्पीकर की जानिब से दायर दरख्वास्तें निपटा दी। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि अवाम का भी मुतालबा है। चेयरमैन PTI अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के मामले तक 14 मई इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन नजरसानी समाअत सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते में होने जा रही है। क्या हो सकता है, किस तरह के फैसलों का इम्कान है, इसी करेंगे। समी साहब क्या लग रहा है, फैसला दिया गया, बड़ी देखा गया कि लोगों में खुशी की लहर दौड़ी कि एक आईनी तकाजा था उसको पूरा होना चाहिए। महीने गुजर गए, नई हुकूमत को भी बागडोर संभाले हुए कई माह गुजर चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपको आइंदा हफ्ते क्या हो सकता है? देखिए ये इलेक्शंस जो थे वो बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं हुए कि इलेक्शन कमीशन जो था वो हुकूमत के साथ मिला हुआ था। एक गठजोड़ हमें नज़र आया, एक हमें ये नज़र आया कि वो ये चाहते नहीं है कि इलेक्शंस हो और उन्होंने तावीलें देनी शुरू की। कभी ये कहा कि फ़ंड्स हमारे पास नहीं है, फिर ये कहा कि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एक्चुअली सारे जो है ना वो एक साथ एक पेज पे आ गए कि इलेक्शंस नहीं होने। सिर्फ एक PTI ऐसी जमात थी जो ये चाह रही थी कि इलेक्शन हो। अब असल जो मामला रुका, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब उन्होंने ये कहा कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस आइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो लोग अब इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसका काम ही इलेक्शन कराना है, इसके अलावा उसका कोई मकसद ही नहीं है। और आपको याद होगा जब कासम सूरी रूलिंग के हवाले से फैसला आया तो उस वक्त ये कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि हम 6-7 महीने में वी विल बी रेडी और आप इलेक्शंस करवा सकते हैं। लेकिन जब वो 6-7 महीने भी गुजर गए, उसके बाद भी इलेक्शन की बात हुई तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। लेकिन इसमें जो बड़ा कसूर है ना, जो वो होएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने अपनी जजमेंट पर अमल दरामद कराने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। बिल्कुल देखा जाता है, किसी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। और हमें ऐसा लगा कि जैसे
वो जो असम्बली के अंदर जो अरकान असम्बली ने मुग़ल्लज़ात बकी जजेस के हवाले से, और जिस तरह फिर वो बाहर आकर जो हम पहले जिक्र कर रहे थे, मीडिया में भी एक कैंपेन चलाई और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये जजेस जो है ना, मैं समझता हूँ कि दे वर स्केयर्ड, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं थी, और इस हवाले से फिर वो आगे नहीं बढ़े और वो जजमेंट उन्होंने उठा के तो शेल्फ में रख दी और ये कहा उमर अताब बंदियाल साहब ने कि जजमेंट मौजूद है, बस कभी उस पर अमल दरामद हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है समी साहब। एक प्रेशर था जुल्करनैन जजेस पे डेफिनेटली, और इस तमाम तर मामले में ये भी देखा गया कि बारहा जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है कि वो खुद चाहते ही नहीं था कि इलेक्शन हो। एक बार कहा गया हो जाएंगे इलेक्शन, वी आर रेडी, दूसरे दिन ये कहा गया कि नहीं जी वी आर नॉट रेडी। तो यू टर्न जो थे मुख्तलिफ जो हमारे मुतलका इदारे थे उनकी तरफ से भी लिए गए। आपको क्या लग रहा है आइंदा हफ्ते क्या हो सकता है इस मामले पर? हाँ नीलम, जो प्रेशर की जहाँ तक बात है तो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब ने जब ब्रॉडशीट कमीशन के वो सरबराह बने, उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी लिखी उसकी आखिर में उन्होंने लिखा कि वाला आई वाज स्टेइंग इन पंजाब हाउस ड्यूरिंग द हेड ऑफ द कमीशन, उनको यहाँ पे सरकारी रिहाइश मिली हुई थी पंजाब हाउस में। आखिरी लाइन में लिखते हैं कि यहाँ पे गीदड़ों की बहुत आवाज़ें आती थी मुझे, लेकिन वो मुझे अपना काम करने से डरा नहीं सके और मैंने अपना काम पूरा किया, अपनी रिपोर्ट मुकम्मल लिखी जो आज मैं प्राइम मिनिस्टर के हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो प्रेशर तो आता है हर केस में, खासकर जो सियासी नौयत का हो, सियासी नौयत का ना भी हो तो हर बड़े केस का प्रेशर होता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस भी ये बात कहते हैं। तो जब आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, आप ओथ ये लेते हैं कि वी विल डू जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर, तो इसमें सिर्फ फेवर को लोग देखते हैं, विदाउट फियर का लफ्ज़ पता नहीं है हमारे जजेस भी क्यों भूल जाते हैं। अगर आपने इंसाफ करना है, कानून पर चलना है, तो फिर डर किस बात का? फिर ये जब आप एक मुनसिफ का काम है, बेसिकली सबसे मुनसिफ आला जो है सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। ये उनकी एक सिफ्त है जो एक प्रोफेशन की सूरत में लोग इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, वो एक इख्तियार होता है उनके पास। तो अगर आपने डर के ये काम करना है तो फिर आप मेरा ख्याल है कोई और काम कर लें, फिर ये इस चीज़ को छोड़ दें। तो डर वाली बात, अगर वो डरा था इस बात से, तो मेरा ख्याल है कि वो उनको फिर कोई और काम करना चाहिए, इस काम को छोड़ के। फिर ये जो फैसला है, अब कहा गया था कि जिस पे रिव्यू क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हुआ, जो मेरी एक साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा भी क्योंकि रिव्यू डिसाइड नहीं हुआ हुआ इसलिए फाइनल जजमेंट ने फाइनलिटी अटेन नहीं की, इसलिए इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रही। सैकड़ों जजमेंट्स ऐसी हैं सर जिन पे रिव्यू लगता ही हो सकता है जब इम्प्लीमेंट हो चुकी होती है। सेम स्टेटस है उनका। अच्छा, नहीं, जब आप कह के रिव्यू लगवाएं, कह के रिव्यू मंगवाएं और फिर रिव्यू के पहले दिन ही आप रिव्यू आता है, आने से पहले आप एक और केस में कह देते हैं कि जी क्या वो मेंटेनेबल है, कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये कह दिया था हमें कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस, सिक्योरिटी और फंड दे दें, बाद में आप कहते हैं जी तारीख देने का इख्तियार नहीं था, तो ये तो मेंटेनेबल ही नहीं था। नहीं, एक और जरा इसको भी एड्रेस कर दें कि जब हुकूमत का वजीर ये कहता है कि अगर ये फैसला आ भी गया तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो उन हालात में फिर कोई आपके पास कोई जवाब रह जाता है एक्शन ना लेने का? सर क्या वो मैं वही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के पास 203 का आर्टिकल 203 जो है 204 है, ये इख्तियारात ख़त्म हो गए थे। क्या आर्टिकल 190 सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था इन्वोक करने के लिए, जजमेंट इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या इनको इन कवानीन का पता नहीं था जज साहिबान को, या ये भूल गए थे, या फिर डरे हुए थे? या मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों में भी देखे तो मॉनिटरिंग जजेस भी बैठते हैं अपने फैसले को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं सर। और कई केसेस में इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपको याद होगा जब फैसला आ जाता है उसके बाद एक अलग पिटीशन दायर होती है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो कोर्ट की है कि फैसला उसका, अगर नहीं हो रहा होता फिर कोई पिटीशन आ जाता है। इसका इम्पैक्ट देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उन पर आप अमल दरामद नहीं करते, हाई कोर्ट्स का क्या बनेगा? हाई कोर्ट्स में भी क्या हुआ आपको वो याद है, फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा जज साहब ने कि पेश करें, वो पेश करने की बजाय यहाँ पर इस्लामाबाद में ले आए और वो जज साहब ही फिर उस चीज़ से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, हाई कोर्ट से नीचे आ जाएं, ये अभी क्या हुआ पिछले महीनों में 15 दफ़ा लोगों ने जमानतें करवाई हैं, आप अदालत से बाहर निकलते हैं आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी आपने पुलिस वाले के साथ वहाँ पर बदतमीजी की है, नहीं तो बस जी आप एमपीओ के तहत आगे सर। जब लेकिन इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं आपको बताऊँ पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को, उन्होंने कहा कि हम इस डिप्टी कमिश्नर को एक इबरत की मिसाल बना देंगे ताकि आइंदा ये काम ना हो। लाहौर में आप मुझे बताएं, पंजाब में
चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, रखा गया है, फैमिली तक से नहीं मिलने दिया जाता था, और एक यानी मुकदमे पर मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमा, तो ये इट वाज ए मॉकरी ऑफ जस्टिस। और यहाँ पर अदलिया दे शुड हैव पुट देयर फुट डाउन, और जो कानून का जो बोलबाला है, जो इन्फोर्समेंट है, उसको यकीनी बनाना चाहिए था, ताकि लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम लोग हैं, हम रिपोर्टिंग करते हुए अपने सीनियर्स की तरफ, आप लोगों की तरफ देखते हैं कि यार आप लोग क्या लाइन ले रहे हैं, आप लोग किस अंदाज में चीज़ों को लेके चल रहे हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपना फैसला करते हैं। इसी तरीके से पुलिस वाले जो एहलकार हैं वो अपने अफसरान की तरफ देखते हैं कि यार वो क्या कर रहे हैं, उनका लाइन क्या है, उनके सोच क्या है। जजेस भी ट्रायल कोर्ट्स के हों, हाई कोर्ट्स के हों, ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि अगर वहाँ से वो स्टैंड ले रहे हैं तो हम क्यों ना स्टैंड लें। उन्हें पता है पीछे फिर खड़े होंगे हमारे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही आगे से हाथ खड़े कर दे तो नीचे बेचारों ने क्या हाथ लेना है, उनके पीछे खड़े होने वाला कौन है? ट्रिकल डाउन वो इम्पैक्ट वो आज हमने फिर देख लिया ना कि परवेज इलाही साहब के खिलाफ बाकी कोई केस नहीं बचे। क्या आपको बीसीओ नाम दे सकता? अभी वो एमपीओ के तहत अंडर है। अब उनकी ये बेल लगी हुई है, मेरा ख्याल है जुमेरात वाले दिन, नेक्स्ट जुमेरात को उनकी बेल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुई है। तो ये वो कमजोरी दिखाई है, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने। दे शुड हैव टेकन द स्टैंड। साकिब निसार साहब के दौर में क्या यही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी? उनके खिलाफ थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, खवातीन से तो जज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे करवाया जाता था। उन्होंने हर प्रेशर का उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करवाए अपने फैसले, और ये उनको भूले नहीं है अभी तक। थोड़ी सी कोई बात हो रहा तो इनके मुंह से निकलता है साकिब निसार जी, साकिब निसार, ये अंदर से इनके आवाज निकलती है। और मजे की बात, इस जो बेंच है इलेक्शन का फैसला देने वाला, इसके 2 अरकान उनके साथ रेगुलर बेंच मेंबर होते थे, बदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब। इनको वो 2-3 साल 4 साल पुरानी बातें पता नहीं क्यों भूल गई हैं। वो भी तो स्टैंड लेते थे, इंप्लीमेंट होती थी जजमेंट। बहुत सारे जुल्करनैन पेंडिंग केसेस हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इससे ऑडियो टेप वाला भी चल रहा है मसला, फिर उसके अलावा नैब के कवानीन है, वो तो बिल्कुल ही पर्सन स्पेसिफिक, और उस पर बड़ी लंबी हेयरिंग हुई है, वो जजमेंट भी महफूज पड़ी हुई है। मैं आपसे ये मेरा सवाल है कि वो जजमेंट आ गई तो अभी तो ये एक बंदे को रोते हैं कि जी वो नाहल हो गया और वो इस तरह से, तो वो तो मुझे लगता है ये सारे के सारे जो अभी इस वक्त बड़ा खुश बैठे हैं और अपने आप को देख रहे हैं कि अगले चंद महीनों के बाद हम शायद कोई वज़ीर आज़म होगा, कोई वज़ीर आला होगा, ये तो सारे के सारे खल्लास। नीलम ये तो बड़ा, फिर मुझे लगता है आपको ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। अभी तो आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, लाइव ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है कि जो अभी अरमान देखे जा रहे हैं वो बहते हुए या उनका खून होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो तमाम मुकदमा जो खत्म हुए थे उनमें नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, जिससे रजा गिलानी साहब के हैं, शहबाज साहब के हैं, और ये आपके जो हैं जरदारी साहब हैं, इनका मुकदमा है। मुराद अली शाह साहब का है, जो पीटीआई के वजीर खजाना थे शौकत तरीन साहब, वो भी इस तरमीम का फायदा लेके बरी हुए हैं। तो इन सब के मुकदमा, राजा परवेज अशरफ साहब के कई केसेस हैं जो उसमें वो खत्म हुए थे, तो वो सब लोग इनके मुकदमा बहाल तो कहा जाता है ना कि अगर कोई केस ना हो तो उसको तो पंजाब में बड़ा आदमी समझा ही नहीं जाता। केस तो होने चाहिए ना जी के, और करोड़ों की वो एक दफ़ा एक लिस्ट छापी बहरिया टाउन के बिहाफ पर छप गई कि जी ये पैसे लिए। बहरिया टाउन ने नहीं छापी थी, किसी बंदे ने जर्नलिस्टों के नाम, तो उसमें मेरा नाम भी था, उसमें सोहेल वड़ाई साहब का भी नाम था, तो वो और भी बड़े जर्नलिस्टों के नाम थे। हमें तो पता ही नहीं था, घर में भी रौला पड़ गया और घर वालों ने कहा यार ये कहाँ हैं पैसे जो इसमें मिले हैं। अच्छा, वो एक सहाफ़ी मुझसे खफा हो गया, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने कहा यार बड़ी अजीब बात है, मुझ पर सिर्फ 50 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, तुम्हारे ऊपर ये है कि 2 करोड़ तुमने ले लिया और साथ में प्लाट ले लिया, और मुझ पर सिर्फ 50 लाख का इल्ज़ाम है। तो पंजाब में भी और सिंध में भी वडेरा जो है, अगर उसके ऊपर लाखों की करप्शन का इल्ज़ाम है तो समझ आता है यार ये तो छोटा चूचा है। बड़ा इल्ज़ाम हो, अरबों रुपए की करप्शन का पता चले कि बड़े चोई साहब आ रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर सबसे बड़ा आदि इस वक्त जो है ना अटक जेल में है, जिसपे 200 क्रिमिनल पर्चियां और 190 मिलियन पाउंड का नैब का केस पड़ा हुआ है। बहरहाल, तो ये एक अब देखते हैं अब क्या। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताई है कि ख्वाजा हारिस साहब और वो अभी इन्हीं में फंसे हुए। मुझे लगता है कि अब क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये क्रिमिनल केसेस शुरू हो गए हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब थोड़ा फ्री हो जाएंगे और वो मुझे लगता है कि ये जवाब दे सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आज इसाकदार साहब का भी हम स्टेटमेंट देख रहे थे कि जी मियाँ साहब की अहलियत के हवाले से बात कर रहे थे कि वो जो लॉ इन फील्ड है 62(1)(f) के तहत जो बनाया है, बिल पास किया है, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत इन्होंने 5 साल मुकर्रर की है कि जो भी 62(1)(f) समेत किसी में जहाँ मुद्दत का तयन नहीं है वो 5 साल के लिए किया है। नैब के केस में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियाँ साहब को 7 साल कैद
और गालिबन 5 या 6 अरब रुपए के करीब जुर्माना था, अगर मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल जुर्माना ऐसा ही की रकम मैं शायद गलत बता जाऊँ, जुर्माना था बता, लेकिन 7 साल कैद तो थी। 7 साल कैद था, जुर्माना था, तीसरी सजा थी 10 साल की नाअहली। उस ये हिसाब से भी देखा जाए 62(1)(f) तो एक साइड पे कर साइड पे कर दें। और जब तक वहाँ से बरी नहीं होते, इख्तियारीपन खत्म नहीं होता, बरी नहीं होते, वो तब तक तो 10 साल तो वैसे ही वो वैसे ही ना। और फिर उसकी जो फाइनलिटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब इनकी गवर्नमेंट तो नहीं है ना जो अपील में ना जाए। अगर वो नैब अभी भी अपील में नहीं जाएगा वैसे। अच्छा, आपका मतलब है ये? देखिए मरियम साहिबा के लिए कौन सा वो अपील में चलेगी, बल्कि साथ होके बरी करवाया। नवाज शरीफ साहब को लाहौर में जिस नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जनाब ये तो पक्का केस है, उसी ने कहा नहीं जी वो तो हम तो समझ ही नहीं आई थी हमें कि है क्या, असल तो अब बता रहे हैं कि केस ही नहीं बनता। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तो नैब मुझे नहीं लगता अपील में जाएगा अगर वो, लेकिन इसके लिए जरूरत ये है कि मियाँ साहब खुद पाकिस्तान आए, जैसे 33 दिसंबर। अच्छा, मेरा फिर अब इससे हम रिलेट करके सवाल करते हैं ना। अब अगर नैब ये कहे कि जनाब हम नहीं करते इसकी अपील, और फिर कोई आदमी अगर आके नैब को बुरा भला कहे, तो फिर कहते हैं जी आप इदारों की रिट को चैलेंज करते हैं, आप तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, नैब के चेयरमैन के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप नैब को आपने ये कर दिया। अगर चंद लोग नैब के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करें तो फिर कहते हैं कि जनाब ये देखें ये तो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इंसान कहाँ जाए, करप्शन ख़त्म कैसे होगी जुल्करनैन? सर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, ऐसा है। करप्शन आज तक खत्म हुई है 47 साल में। 1947 से जो है ना वो करप्शन के लॉज मौजूद हैं, ये नैब तरमीम की, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं ना होता। हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सारा का सारा जो मामला है वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन होती हुई नज़र नहीं आती। एक इदारा अगर चाहता है कि उस पर एग्जीक्यूशन हो तो दूसरा इदारा जो है उसे किसी ना किसी तरह से प्रेशराइज करता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। देखना ये होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से हालिया हफ्ते में क्या फ़ैसले आ सकते हैं। लेकिन अब हमारा सेगमेंट है सवाल अवाम का। सवाल अवाम का में समी साहब ट्विटर पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, तोशा खाना जो रेफरेंस था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म साहब को सज़ा भी हो चुकी है, उससे मुतल्लिक लोग बड़े सवाल कर रहे हैं। क्योंकि एक जो केस है जिसमें उनको नाअहली भी होगी, जुर्माना भी हो गया, तो सिर्फ एक वज़ीर आज़म नहीं थे ये, ऐसे तो साबिक कई वज़राए आज़म हैं जिन्होंने तोशा खाना से बहुत सारे तहाइफ लिए, बहुत कुछ किया। तो बड़े बड़े नाम जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं, वो बिल्कुल मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि इस वक्त सिस्टम उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड ऑनेस्टी के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसिक्यूट करें तो उसमें बड़े बड़े लोग वो हैं जिन्होंने वहाँ से वो चीज़ें ली हैं जिनकी इजाज़त ही नहीं थी। मिसाल के तौर पे मैं सुन रहा था तारड़ साहब को, उनसे सवाल हुआ कि वो तो नवाज शरीफ साहब भी गाड़ियाँ ले गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जरदारी साहब भी ले गए, तो उन्होंने ये कहा कि वो तो रूल्स रिलैक्स कर दिए गए थे, तो वो तो कवानीन के मुताबिक था। यानी अब वज़ीर आज़म साहब ने गाड़ी लेनी है तो वो खुद वज़ीर आज़म साहब हैं और वो अपने रूल्स रिलैक्स करेंगे और उसके बाद गाड़ी ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो रूल्स आपने रिलैक्स किए वो पर्सन स्पेसिफिक थे, आप उसका बेनिफिट ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे चुकी है। कोई भी काम जो पर्सन स्पेसिफिक हो, सिर्फ कानून साजी तक नहीं, अगर आप कोई SRO जारी करते हैं, अगर आप कोई कानून बनाते हैं, रूल्स में तब्दीली करते हैं जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ इलीगल। वो कहीं पर भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूव नहीं कर सकते। तो जो आपका बुनियादी सवाल था, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये सारे लोग जो इस वक्त चेयरमैन PTI पर तनकीद कर रहे हैं तोशा खाना की, ये सारे के सारे बमा अहलो अयाल सरकारी मेहमान बनेंगे क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, ये तो इससे बड़ा जुर्म है। आप कानून तब्दील करें और फिर उसका आप बेनिफिट ले लें, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो अब वो कैसा होगा, वो कैसे होगा? अभी तो आपको पता है कि इस मुल्क में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये हुकूमत कह रही थी कि हम देखेंगे कि कौन हमसे इलेक्शन करवाता है। तो अभी केयर टेकर्स आएंगे तो पता चलेगा उनकी सूरतों को देख के कि वो इसी लेगेसी को लेके आगे चलेंगे या कोई खौफ खुदा होगा उनके जहनों में, दिलों में, और वो कोई कानून और आइन के मुताबिक काम करेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से आपको क्या तवक्कुह है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इत्तेफाक हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, अनवारुल हक एक बहुत ही सच्चा पाकिस्तानी है, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ही इज़ ए वेरी ऑनेस्ट मैन। उनके अंदर हिम्मत हौसला ज़रूर होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम उन्हें इस बात की इजाज़त देगा। अच्छा समीर साहब, जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम वो होता है जो कानून के मुताबिक 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में चल रहा हो, जो लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो, इसको सिस्टम कहते हैं।
तो ये जो सिस्टम है ना ये नहीं चलने देगा। दूसरा जो आपने बात की ना ये तोशा खाना वाला जो नीलम का सवाल था, क्विकली अब किसी की कोई भी ख्वाहिश हो या लॉ के मुताबिक कौन किसने क्या किया, जो मौजूदा कवानीन है ना वो नहीं गुंजाइश बनाते इन सब लोगों के पकड़े जाने की। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वैसे तो इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि गोशवारे जब जमा करवाए जाए 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, किसी की पटिशन आए या खुद वो उसको जांच पड़ताल में कोई चीज़ नज़र आए। तो यहाँ पे स्पीकर साहब ने रेफरेंस भेजा, आउट ऑफ द वे जाके भेजा गया वो रेफरेंस, क्योंकि टाइम गुजर चुका था। इलेक्शन कमीशन 3 जगह पे मुकदमा चला भाई। जी सर, रांझा साहब आ गए उधर जी इलेक्शन कमीशन में, हाँ जी, और नैब में भी चला। हाँ। अच्छा, वो डिसाइड हो गया। अब ये है कि इन लोगों के जिस असम्बली के गोशवारे थे या वो थे 2008 में गाड़ियाँ ली गई थी, वो असम्बली टेन्योर पूरा कर चुकी है, उन गोशवारों पर अब कार्रवाई नहीं हो सकती। गुज़श्ता जो असम्बली थी वो भी 2 दिन पहले सॉरी 3 दिन पहले मुद्दत पूरी कर गई है, उसके गोशवारों में भी अब कार्रवाई नहीं हो सकती। अगले गोशवारों में कौन क्या जाहिर करता है देखी जाएगी। ओके जी, चले बहुत शुक्रिया। मेरा 2 रुकनी बेंच जो था आज गो के तब्दील था, लेकिन बड़ी ही फ्रूटफुल डिस्कशन जो हुई है। आइंदा हफ्ते यकीनी तौर पर लग ऐसा रहा है कि जो अहम केसेस थे उनकी एक बार फिर से असर नो जो समात है वो हो सकती है, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट की तो वो भी सर पर है, और उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि कई फैसले जो कि उन्होंने किए या सुने जो अभी तक पेंडिंग हैं, डेफिनेटली जो नए आने वाले लोग हैं उसको असर नो सुनेंगे। कोर्ट राउंड ऑफ से नीलम अरशद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।